नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स अंग्रेजी का पोएट्री सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर ऑड टू ऑटम के समरी को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के बेसिक पॉइंट वाला वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो समरी को देखने से पहले, इसको लिखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो बेसिक पॉइंट वाला वीडियो है। अगर आप उसको देखते हैं उसके बाद समरी को देखते हैं तो आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो माय डियर, चलिए शुरू करते हैं ऑड टू ऑटम के समरी को। लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहली बात की देख लेते हैं इनके राइटर कौन है। तो जॉन किट्स। ऑड टू ऑटम के लेखक कौन है? तो जॉन किट्स। आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। जॉन किट्स का जन्म 1795 में हुआ, यानी 1795 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1821 ईस्वी में। माय डियर, बहुत ही कम साल ये जिंदा रहे। 26 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। आगे सारी बातों का समावेश है। तो एक बहुत ही कमाल के कवि और कमाल के राइटर मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जॉन किट्स। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखते हैं हाउ टू राइट अ समरी। समरी को कैसे लिखे। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में इसकी चर्चा किया हूँ कि समरी को कैसे लिखे, है ना। तो जैसा कि आप 3 स्टेप का यूज करके आप समरी को लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखिए? तो गिव अ गुड स्टार्ट। समरी लिखने से पहले एक अच्छा समरी का स्टार्ट दीजिए। कैसे? तो उसको भी मैंने बताने का प्रयास किया है। मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम, एनी अचीवमेंट ऑफ राइटर, टाइप ऑफ द प्रोज एंड लास्टली द थीम ऑफ द चैप्टर। यानी कि पहले चैप्टर का नाम मेंशन कीजिए, फिर उसके राइटर का नाम, और उसके बाद राइटर के किसी अचीवमेंट, उपलब्धि का नाम, मतलब उनको कोई सम्मान मिला है या किस लिए वो फेमस हैं। उसके बाद किस तरह का वो प्रोज पीस हैं, है ना। उसके बाद चैप्टर की विषय वस्तु क्या है, किस चीज़ को केंद्र में रख करके उस चैप्टर को लिखा गया है, कविता को लिखा गया है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? तो नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। अब अपने समरी के बॉडी को लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो टेक एटलीस्ट 3 और 4 पैराग्राफ इन शॉर्ट, यानी कि छोटे छोटे पैराग्राफ में, 3 और 4 पैराग्राफ में हम बॉडी को पूरा करेंगे। और लास्टली स्टेप 3 में क्या करते हैं? तो समरी के कंक्लूजन को लिखते हैं, निष्कर्ष को लिखते हैं। जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर्स वर्क, द मैसेज ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का मैसेज क्या जाता है, वो समाज में किस संदेश को दे रहा है ना। तो इस तरह से आप समरी को एक बेटर बना सकते हैं, अपने समरी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पूरी पाठ को समरी के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समरी को। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द पोएम ऑड टू ऑटम हैज बीन कंपोज बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। यानी कि जो पोएम है ऑड टू ऑटम, है ना। ऑड मीन्स क्या होता है? तो एक लिरिक होता है, गाई जाने वाली कविता होती है, और ऑटम मीन्स पतझड़ होता है। इन सारी बातों का मैंने ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में जिक्र किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को देखें। आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम ऑड टू ऑटम हैज़ बीन कंपोज, यानी कि जो पोएम है, कविता है ऑड टू ऑटम, वो कंपोज किया गया है एक ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़े इंग्लिश रोमांटिक पोएट, है ना, यानी कि रोमांटिक युग के सबसे बड़े कवि, है ना, जॉन किट्स को द्वारा इस कविता को क्या किया गया है? कंपोज किया गया है। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ ब्यूटी, और ये जॉन किट्स थे, वो क्या थे? ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की सुंदरता के बहुत बड़े प्रेमी थे, बहुत बड़े लवर थे। यानी कि प्रकृति की सुंदरता इन्हें बहुत ही आकर्षित करती थी, उसको ये बहुत ही चाहते थे। प्रकृति की सुंदरता की ये क्या थे? लवर थे। ही वॉज बॉर्न इन 1795। इनका जन्म 1795 में हुआ एट मून्सफील्ड इन लंदन, यानी कि लंदन के मूनफील्ड नामक जगह पर इनका जन्म 1795 ईस्वी में हुआ। हिज पोएम इंडोमेनियम वाज वेल अप्रिसिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ। और माय डियर, रोमांटिक एज के एक और सबसे बड़े कवि हुए वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। तो इनके द्वारा, इनकी एक जो कविता थी, यानी कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो रोमांटिक एज के जो एक कवि हैं जॉन किट्स, उनकी जो कविता थी इंडोमेनियम, उसका क्या किया गया? अप्रिसिएटेड किया गया, प्रशंसा किया गया। तो माय डियर, आप समझ सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ तो खुद बड़े कवि हैं, अगर वो किसी की प्रशंसा करते हैं तो अपने आप में क्या होती है? बड़ी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम लेकर के आपको अगर मोदी जी आपका नाम लेकर के आपकी प्रशंसा करें तो आप रातों रात फेमस हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी क्या है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो
इस तरह से अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी अपने से नीचे वाले व्यक्ति की प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करता है, तो लोगों को उस पर क्या जमता है, विश्वास भी जम जाता है। उस तरह से वर्ड्सवर्थ उस रोमांटिक एज के सबसे बड़े कवि हुए और उन्होंने क्या किया कि इनके कविता इंडोमेनियम का बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, प्रशंसा किया, वेल अप्रिसिएटेड किया। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए आगे शुरू करते हैं। ही डेड इन 1821 एट द एज ऑफ 26 बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो गई, मात्र 26 साल की उम्र में, यानी कि टीबी से। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं टीबी को, है ना। टीबी एक प्रकार की बीमारी है जो फेफड़े को संक्रमित करती हैं और आदमी खांसते रहता है। तो इस तरह से इनकी मौत जो हुई टीबी के कारण 26 साल की उम्र में ही 1821 में हो गई। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1795 में। माय डियर, एक और कमाल की बात बताएं, इनको माँ के भी टीबी था और इन्हें अपने माँ से ही टीबी प्राप्त हुआ था, है ना। पहले टीबी का भी इलाज नहीं था, है ना। तो इस तरह से इनकी मृत्यु मात्र 26 साल की उम्र में हुई। आगे देखते हैं। इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में किड्स रिवील द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, यानी कि इस कविता में जो किड्स हैं वो क्या करते हैं, ब्यूटी के प्रिंसिपल को बताते हैं, सिद्धांत को बताते हैं जो नेचर में वर्तमान है, प्रकृति में। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम, और साथ ही साथ ऑटम के भी, यानी कि पतझड़ जो सीजन होता है, पतझड़, उसकी भी विशेषताओं के बारे में क्या करते हैं और उसकी भी सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। यानी कि पतझड़ क्या होता है, एक सीजन होता है, ऑटम सीजन। जैसे कि सीजन कितने होते हैं, तो आई होप कि आपको पता होगा ये सारी बातें, रेनी सीजन, विंटर सीजन, है ना। उस तरह से ऑटम सीजन होता है पतझड़, जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं और उसके बाद पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं। तो ऑटम के भी इन्होंने विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है ना। आगे देखते हैं। इन द ऑटम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्री, बताते हैं कि जब ऑटम का सीजन होता है उसके बाद नए नए पत्ते आ जाते हैं पेड़ों पे, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, और फल भी उस पर आ जाते हैं। देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर नॉर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर, और ये वैसा मौसम होता है जब ना ही पूरा गर्मी होता है, यानी कि समर का मौसम होता है, ना ही तपती हुई गर्मी रहती है, और ना ही क्या होता है, हार को कपकपा देने वाली ठंड होती है, यानी कि बिटरली कोल्डनेस होती है, यानी कि इतना ठंडा भी नहीं लगता है कि जैसे लगे कि पूरा ज़्यादा लोग घरों में कैद हैं ठंड की वजह से, है ना। हार कपकपा देने वाली ठंड भी नहीं पड़ती, यानी कि बहुत ही मौसम क्या होता है, सुहाना होता है। और माय डियर, एक और बात को जानिए कि जितने भी कवि लोग हुए, कवि लोगों को ऑटम सीजन बहुत ही अच्छा लगा। ऑटम के बारे में कवियों ने बहुत ज़्यादा चर्चा की है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, या कोई भी लिटरेचर हो। कवियों का सबसे पसंदीदा अगर कोई सीजन है तो वो है ऑटम सीजन। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, बताते हैं कि नेचर कैसा दिखता है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है, एवरीवेयर, हर जगह, है ना। वाइंड बिलो फ्रेंडली, हवा भी क्या होती है, मतलब कि फ्रेंडली बहती हैं, यानी कि खुशमिजाज हवा भी बहती हैं। बर्ड सिंग्स, यानी कि चिड़िए गाते हैं, इन अ फाइन ट्यून, मतलब बहुत ही अच्छे मनमोहक आवाज़ में चिड़िया भी उस समय चहचहाती हैं और गाती हैं। पीपुल्स आर हैप्पी, लोग खुश रहते हैं। दे कैन डू देयर वर्क इजली इन दिस सीजन, मतलब इस सीजन में वे लोग अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर समर का सीजन है ना, पूरा हीट हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो आप काम नहीं कर सकते हैं। पूरी अगर ठंडी का मौसम है फिर भी आप अपने बिस्तर में पड़े रहेंगे, घर पर पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन ऑटम सीजन होता है वो फ्रेंडली होता है, बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अपना काम आसानी से कर सकता है इस सीजन में। आगे देखते हैं। इन फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि इस पोएम में मात्र 3 स्टेंजे की चर्चा किया गया। स्टेंजा मीन्स जो लाइन होती हैं, जैसे कविता लिखा जाता है ना 4 लाइन करके, तो उसी तरह के स्टेंजा को कहते हैं, यानी कि 4 लाइन इधर तो एक स्टेंजा, फिर 4 लाइन इधर तो 2 स्टेंजा, है ना। तो इन फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि पहले स्टेंजा में द सन एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग, बता रहे हैं जॉन किट्स की सूरज जो है और पतझड़ का मौसम जो है क्या कर रहे हैं, कंस्पायरिंग कर रहे हैं, यानी कि कानाफूसी कर रहे हैं। किस लिए कानाफूसी कर रहे हैं माय डियर, तो ब्लेस करना है, यानी कि आशीर्वाद देना है ट्री को, विथ फ्रूट्स एंड टू स्वेल द गॉड्स, कि पेड़ों पर फल आ जाए, और स्वेल द गॉड्स, और गॉड्स मीन्स होता है लौकी, है ना। लौकी को आप जानते हैं आई होप कि, है ना, स्वेल लौकी। और ब्लेस मतलब यहाँ लाद देना होगा, आशीर्वाद देना एक तरह से कह सकते हैं। कॉन्स्पायरिंग मतलब कानाफूसी, फ्रूट्स मतलब फल, यानी कि क्या करना है, फलों को, ट्री को फलों से लाद देना है, और गॉड्स लौकी को भी क्या करना है, कि जितने भी लत्तर वाले पौधे हैं उनको भी उस पर भी फल लाद देना है ना। यहाँ गॉड्स मतलब लौकी और लत्तर वाले जितने पौधे हैं उस पर भी क्या करना है, फलों को लाद देना है। इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा में इस बात की चर्चा की गई है। इन
इन सेकेंड स्टेंजा ऑटम इज व्यू एज अ वोमेन। और जो सेकेंड स्टेंजा है ना, दूसरा जो स्टेंजा है इस पोयम का, उसमें ऑटम को किस चीज़ की संज्ञा दे रहे हैं? किड्स, तो एक महिला की संज्ञा दे रहे हैं। एंड इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट ऑन द ग्रेनरी फ्लोर। गार्नरी फ्लोर का मतलब होता है अन्न भंडार, जहाँ अन्न को रखा जाता है ना, यानी कि जब खेतों में से अन्न को हम लोग घर पे लाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं भंडार के रूप में, स्टोर रूम के रूप में रखते हैं, तो उसी को गार्नरी फ्लोर बोलते हैं। यानी कि सेकेंड स्टेंजे में वो क्या करते हैं? ऑटम को एक महिला की संज्ञा देते हैं जिसकी उपस्थिति क्या करती हैं? पूरी गार्नरी फ्लोर को भर देती हैं। जिस तरह से माँ एक घर में रहती हैं तो वो घर खुशहाल दिखता है, और माँ का कितना इंपॉर्टेंस है, आई होप आप इस बात को भली भांति समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो समझिए कि अगर इस दुनिया में कोई भगवान है तो वो कौन है? माँ ही है। अगर माँ घर पे है तो सब कोई खुशहाल है, अगर माँ नहीं है तो फिर दिक्कत खड़ा है माय डियर। तो उसी तरह क्या होती हैं कि प्रेजेंस जो होती हैं ऑटम का, वो पूरी तरह से गार्नरी फ्लोर को भर देता है, अन्न भंडार हो जाता है हमारे पास। आगे देखते हैं माय डियर, इस पिक्चर के माध्यम से भी समझिए किस तरह से, देखिए गॉड्स हैं, है ना, किस तरह से फल लगे रहते हैं जब लत्तर वाले पौधे पर, तो कितना सुंदर लगता है और मनमोहक होता है। और ये गार्नरी फ्लोर को एक तरह से आप समझिए अन्न भंडार, यानी कि जब अन्न का भंडार होता है आपके घरों पे तो किसान क्या होता है? बहुत ही खुशहाल होता है। अन्नों को देखकर अपने घर पर वो बहुत ही क्या होता है? आनंदित हो उठता है कि चलिए अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे मेहनत का फल हमें प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे और भी कुछ बातों को इन थर्ड स्टेंजा, ये अंत आपका अंतिम वाला स्लाइड है। इन थर्ड स्टेंजा मतलब तीसरे स्टेंजा में द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटम, यानी कि ऑटम के जो म्यूजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो म्यूजिकल पहलू हैं, उसको व्यू किया गया है किड्स के द्वारा, नहीं बताया गया है। इट कैन बी हियर्ड इन ब्लिटरिंग ऑफ फुल ग्राउंड लैम्ब। लैम्ब मतलब होता है माय डियर मेमना, यानी कि बकरी का बच्चा मेमना, और ब्लिटरिंग मतलब होता है मिमियाना, है ना। तो आप कहते हैं जॉन किड्स कि आप इस समय क्या कर सकते हैं? बकरी के बच्चे यानी कि लैम को मिमियाते हुए पूरी तरह से सुन सकते हैं, यानी कि फुल ग्राउंड में सुन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट्स, और यही नहीं, आप क्रिकेट्स यानी कि झिंगुर के गीतों को भी सुन सकते हैं, यानी कि झिंगुर के बोलने की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। ट्विटरिंग ऑफ सैलो, है ना, और चहचहाना। चहचहाना, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, और सैलो मतलब होता है निगलना, है ना। सैलो मतलब निगलना या गटकना होता है इन द स्काई। तो ऐसे मतलब ऐसी चहचहाहट इस समय आती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट ऐसी रहती है ना। झिंगुर का सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं, और लैम्ब का जो मेमना होता है उसकी भी आप मिमियाना सुन सकते हैं, जो क्या करता है, एक तरह से लगता है कि पूरे स्काई को क्या करेगा, आकाश को अपने आप में निगल लेगा। तो माय डियर बहुत ही वंडरफुल ये चैप्टर है, और आई होप कि जॉन किड्स जैसे कवि का मिलना इस दुनिया में नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि मात्र 26 साल की उम्र में एक युवा कवि ने जो कुछ भी कर दिया वो जल्दी संभव नहीं है माय डियर। तो इस तरह से आप इस समरी को लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप हमारे इस चैप्टर का, इस पोएम का पूरी हिंदी मीनिंग वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, है ना। मैं इसका पूरी हिंदी मीनिंग समझाने का प्रयास करूँगा पोएम का। बट आप समरी अगर जानते हैं तो समरी 5 नंबर की पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। पूरी तरह से आप पाठ को समझ चुके होंगे। आप हमारे दोनों वीडियो को देखिए, एक पहले वाला बेसिक ऑब्जेक्टिव वाला, एक समरी वाला, है ना। तो आपको आई होप पूरी तरह से कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।